जय हिंद दोस्तों, वेलकम back to Smart IAS Foundation. You are watching Pretty Secure with me, Raj Gaurav. Since last week, during last week, due to more involvement into APSC CC and UPSC CC interview, I was unable to present pre-secure session for you. But now, as the interview sessions are over, so from today we will resume it. So let's discuss the agenda for today. आज के एजेंडा की हम अगर बात करें तो आज पहला टॉपिक जो हम प्री सिक्योर में डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, वी नीड टू फाइंड आउट कि ये जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव का प्लानिंग कैसे हुआ, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इनिशिएटिव, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. द सेकंड वुड बी अन्न चक्र इनिशिएटिव एंड द फ्रेंच एडलमैन अवार्ड. मेनली न्यूज में फ्रेंच एडलमैन अवार्ड मेंशन था और ये फ्रेंच एडलमेंट अवार्ड भारत सरकार के अन्न चक्र इनिशिएटिव को दिया जा रहा है. तो ये अवार्ड क्या है, कौन सी इंस्टीट्यूशन इस अवार्ड को देने का काम करती है, हु वाज फ्रेंच एडलमेंट एंड व्हाट इज अन्न चक्र इनिशिएटिव, दैट वी वुड डिस्कस टुडे. द थर्ड वुड बी एनवायरमेंटल फंड और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड. इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कैसे जीएस पेपर 3 में हमारे काम आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे. फोर्थ होगा आइस मेमोरी सेंचुरी. आइस मेमोरी सेंचुरी एक बड़ा यूनिक इनिशिएटिव जो कि अर्थ के पास्ट को सहेजने के लिए, अर्थ के पास्ट को स्टडी करने के लिए, उसको सहेज कर उसको सेफ रखने के लिए ताकि फ्यूचर में इस स्टडी से फायदा हो, उससे रिलेटेड है. फिफ्थ हमारा एक स्पीसीज है सॉरी एगरवुड, एक प्लांट स्पीसीज जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के अलावा बाकी रीजन्स में भी मिलता है बट स्पेसिफिकली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है एगरवुड. इसका क्या यूज होता है ये अभी वर्ड पढ़ के भी तुम्हें थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि हम अपने देव देवताओं के सामने जो वो धूप बत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, देयर वी यूज एगरवुड. अब कैसे इसका एक्सक्रेशन होता है, क्या इसको लेकर IUCN के या साइट्स के क्या कंजर्वेशन मेजर्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. और फिर आपके लिए आज 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे. ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा. So come to the very first topic, Indo-Pacific Ocean Initiative. ये न्यूज में इसलिए था because here you can see our external affairs minister and what is the statement of the news from AIR that India welcomes Spain joining Indo-Pacific Oceans Initiative. ठीक है, सो यहाँ पे इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में स्पेन का वेलकम हो रहा है. अब हम देखेंगे इस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के बारे में. पहला स्टेटमेंट क्या, It was launched by India at the 14th East Asia Summit in Bangkok in 2019. देखो ये एक ना प्योर फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को खुद भारत की ही सरकार ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ही 2019 में लॉन्च किया था. कहां पर लॉन्च किया था? ड्यूरिंग ईस्ट एशिया समिट विच वाज हेल्ड इन बैंकॉक. ये एक सिंपल फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, करेक्ट है. सेकंड, इट इज अ बाइंडिंग ट्रीटी बेस्ड मिलिट्री अलायंस aimed at ensuring security in the Indo-Pacific region. इंडिया का जो नेचर है ना गाइज, इंडिया कोई भी इनिशिएटिव जब लेता है तो ये ना सबसे पहले मिलिट्री अलायंस वाले नेचर्स हम अवॉइड करते हैं. दो वी हैव सम मिलिट्री अलायंस बट वी अवॉइड मिलिट्री अलायंस बिकॉज ड्यू टू दैट थिंग ना, सपोज हमने इंडो पैसिफिक रीजन में एक मिलिट्री अलायंस बनाया और उसमें किसी नेशन ने ज्वाइन नहीं किया तो उस नेशन का इंडिया के अगेंस्ट फिर कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई इंडिया क्या एक अपना अप्रोच रखता है कि हम मिलिट्री अलायंस बनाने की जगह हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, वॉलंटरी अलायंस बनाए, जहां पे इंडिया के साथ साथ बाकी नेशंस भी ज्वाइन करें. जिन्होंने शुरू में नहीं ज्वाइन किया उनको ऐसा ना लगे कि इस अलायंस से हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को या हमारे किसी भी इंटरेस्ट को नुकसान है. ठीक है, सो सेकंड इज रॉन्ग. चलिए थर्ड, अंडर दिस इनिशिएटिव द पिलर ऑफ मैरीटाइम इकोलॉजी इज लेड बाय ऑस्ट्रेलिया. अगेन अनदर फैक्ट कि इस इनिशिएटिव के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट है एंड जो मैरीटाइम इकोलॉजी है इसको लीड करने का काम किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास. थर्ड इज करेक्ट. हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली. अब इसके डिटेल पर आते हैं. सो इंडिया पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन 2019 ड्यूरिंग 14th ईस्ट एशिया समिट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक ओपन नेचर का इनिशिएटिव है, नॉन ट्रीटी बेस्ड. ना तो मिलिट्री अलायंस है ना ही ट्रीटी बेस्ड है. ओपन नेचर क्या है? मतलब कोई भी इसको वॉलंटरली ज्वाइन कर सकता है सो दैट इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव यूज को प्रमोट किया जा सके. किसी भी देश का इंडो पैसिफिक रीजन में कोई मोनोपोली ना है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव कहा जा सकता है. And so we can say that it has its relationship with other nations, especially like ASEAN's nation on the ASEAN outlook on Indo-Pacific and India's सागर विजन. इंडिया का जो सागर विजन है, जो हम इस रीजन में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, और आसियान का जो रीजन है इंडो पैसिफिक का, दोनों को मिलाकर इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव प्लान किया गया. इसके 7 पिलर्स हैं. 7 पिलर में जैसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, जिसको इंडिया और यूके लीड कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ मैरीटाइम इकोलॉजी है जिसको ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड लीड कर रहे हैं. मैरीटाइम रिसोर्सेज को फ्रांस, इंडोनेशिया लीड कर रहे हैं.
इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग पिलर्स में, इंडो पैसिफिक रीजन्स में उसके यूज को, सिक्योरिटी को, इसके सिग्निफिकेंस को प्रमोट करने का टारगेट है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। ओके, नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, द अन्न चक्र इनिशिएटिव एंड द फ्रेंच एडलमेंट अवार्ड। पीआईबी में, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है, वहां पे क्या दिखा, दैट इन्फॉर्म्स अनाउंसेस, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड दे रही है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें क्या मालूम पड़ा इस न्यूज क्लिपिंग से, इन्फॉर्म्स। इट अनाउंसेस 6 फाइनलिस्ट फॉर द 2026 फ्रेंच एडलमेंट अवार्ड एंड इन 6 फाइनलिस्ट में से एक कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को अपने किस इनिशिएटिव के लिए अवार्ड मिल रहा है, तो इनिशिएटिव का नाम है अन्न चक्र इनिशिएटिव। इस अन्न चक्र इनिशिएटिव के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और ये अवार्ड देने का काम कौन कर रहा है, इनफॉर्म्स नाम की इंस्टीट्यूशन। ओके, सो हमें इतना चीज तो न्यूज क्लिपिंग से मालूम पड़ गया। चलिए अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, दैट अन्न चक्र इज एन ऑपरेशंस रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टनरशिप विद यूएन फूड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्ली। यहां तक का तो हमें पहले से मालूम था कि अन्न चक्र इनिशिएटिव, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, उसके लिए इसे इस अवार्ड से दिया जा रहा है। एंड दिस इज आल्सो करेक्ट कि इसको यूएन फूड वर्ल्ड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। करेक्ट है जी। दूसरा, द फ्रेंच एडलमेंट अवार्ड ऑफन कॉल्ड द नोबेल प्राइज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जो फ्रेंच एडलमेंट नाम के पर्सन थे ना, इनको अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के लिए, ऑपरेशन स्टडी के लिए, ऑपरेशनल वर्क के लिए जाना जाता है। इज इंस्टीट्यूटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये गलत हो गया, अभी मैंने तुमको न्यूज क्लिपिंग में ही दिखाया कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, इनफॉर्म्स नाम की एक इंस्टीट्यूशन है, वो इस अवार्ड को देने का काम करती है। तो सेंड रॉन्ग हो गया हमारा। थर्ड, द अन्न चक्र सॉल्यूशन एम्स टू सपोर्ट क्लाइमेट गोल्स and is estimated to reduce emission by 35% in logistics of food grain movement। अन्न चक्र का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव तो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, लोगों को अन्न की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एम इसका है कि क्लाइमेट गोल्स जो हैं, है ना, फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो भी एड्रेस हो सके। लॉजिस्टिक मूवमेंट में, जैसे सपोज अगर पंजाब में वीट का कल्टीवेशन हुआ, आसाम में राइस का कल्टीवेशन हुआ, और पंजाब से वीट को आसाम भेजने के लिए और राइस को आसाम से पंजाब भेजने के लिए जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है, उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन 35% तक कम हो जाए। ये सारे इसके मेन गोल हैं। यस, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। हाउ मेनी पूछ रहा था, तो कितने करेक्ट है, 1 and 3, इट मीन्स ओनली 2। ठीक है, चलिए, यही अन्न चक्र था। अन्न चक्र के बारे में तुम्हें ऑब्जेक्टिव मैंने समझा ही दिया कि पीडीएस को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ बाकी वो जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करना है, जिससे कि एनुअली 250 करोड़ रुपया भी बचेगा, और हम क्लाइमेट से रिलेटेड या फिर ग्रीन हाउस गैस के मिशन से रिलेटेड भी जो गोल्स हैं उसको भी साथ ही साथ अचीव कर पाएंगे। फ्रेंच एडलमेंट अवार्ड की बात करें तो इट इज गिवन बाय इनफॉर्म्स, द इंस्टीट्यूशन इनफॉर्म्स, इंस्टीट्यूट फॉर ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंस, क्योंकि फ्रेंच एडलमेंट ने ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए काफी बढ़िया काम किया था। इसे नोबेल प्राइज ऑफ ऑपरेशंस एंड रिसर्च एनालिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको? फ्रेंच एडलमेंट अवार्ड को। आप इसे जीएस पेपर 3 के आंसर्स लिखने में भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस में या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस में भी कोट कर सकते हो। अब हम थर्ड टॉपिक पर आते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने नए रूल्स नोटिफाई किए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के लिए। सो लेट्स सी। पहला स्टेटमेंट, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड इज एस्टेब्लिश्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अभी देखो बजट की बात चल रही है, तो ये पब्लिक अकाउंट क्या होता है, बाकी अकाउंट क्या होते हैं, कैसे गवर्नमेंट एक्सचेकर वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एनवायरमेंटल फंड और द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड is established in the public account of India to receive penalties collected under the Air Act, the Water Act and the Environment Act. Yes, it is correct. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड ना पब्लिक अकाउंट में ही इन एक्ट से रिलेटेड जो फाइन्स होता है, जो पेनाल्टीज होती है, उसको सेव करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया है। कि अगर सपोज किसी इंडस्ट्री ने एयर एक्ट का वायलेशन किया, किसी इंडस्ट्री ने ज्यादा वाटर डिस्चार्ज किया जिसमें पॉल्यूटेंट थे, या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, तो उसके ऊपर जो पेनाल्टीज लगेगी, वो पेनाल्टी कहाँ सेव होगा? तो वो भारत सरकार के पब्लिक अकाउंट में सेव होगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के नाम से। पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। दूसरा, अंडर द फिस्कल फेडरलिज्म प्रोविजंस ऑफ दिस रूल्स, मतलब अभी जो फंड सेव हो रहा है इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 75% of the penalties collected are retained by the central government for national monitoring, while 25% are transferred to the respective state pollution control boards.
एक्चुअली ये गलत है। जो फंड कलेक्ट किया जाता है ना, उसका 75% रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स को दे दिया जाता है कि आप वहां पे पॉल्यूशन कंट्रोल का काम करें, और 25% ही केंद्र सरकार रखने का काम करती है। देखो, इसलिए क्योंकि अगर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट 75 रख लेगी तो स्टेट्स को 25% में कैसे एलोकेशन होगा? 25 से ज्यादा तो स्टेट्स है हमारे पास। सो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, है ना? सी इज द करेक्ट आंसर। मालूम पड़ गया आपको? सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, जिसको कि क्रिएट किया गया अंडर द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2023, जिसका मेन पर्पस था, हम इसके पर्पस की बात करें जन विश्वास एक्ट की, टू डीक्रिमिनलाइज माइनर ऑफेंस अक्रॉस वेरियस लॉज। जो भी माइनर ऑफेंस थे उसको डीक्रिमिनलाइज करना, वहां पे इम्प्रिजमेंट को किससे रिप्लेस किया गया? पेनाल्टी से। कि अगर मान लीजिए आपने कोई माइनर ऑफेंस किया, किससे रिलेटेड? एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगा, आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और वो पेनाल्टी इस फंड में सेव होगा, जिसका यूज स्टेट गवर्नमेंट 75% तक कर सकेंगी पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और 25% सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगा। ठीक है। कैपेसिटी बूस्ट करने के लिए इट इज डेडिकेटेड फॉर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल करने का काम करते हैं। और इन 3 एक्ट से रिलेटेड जो फाइन कलेक्ट होता है, उसको यहाँ पर पब्लिक अकाउंट में सेव करने का काम किया जाएगा। इतना आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड से रिलेटेड आज याद रखना है। अगेन फिर से जब भी न्यूज में आएगा तो हम याद करेंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए याद रखना, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, करंट अफेयर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो पे अटेंशन टू दिस थिंग्स। फोर्थ, आइस मेमोरी सेंचुरी। अब ये आइस मेमोरी सेंचुरी क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं क्या, दैट द साइंटिस्ट सी अ बैकअप फॉर ह्यूमैनिटी इन वर्ल्ड्स फर्स्ट आइस वॉल्ट इन अंटार्कटिका। मतलब वर्ल्ड का पहला आइस वॉल्ट कहाँ पर बन रहा है? अंटार्कटिका में बन रहा है। अंटार्कटिका में बनाने के पीछे देखो एक रीजन क्या होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी काफी कोल्ड क्लाइमेट है, तो हम जिस भी चीज को स्टोर करेंगे ना, उस स्पॉइल जल्दी नहीं होगा, जल्दी खराब नहीं होगा, या उसमें कोई भी बड़े चेंजेस जल्दी नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई वी सेव इट इन अंटार्कटिका। हमें यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रिसिटी यूज करने की जो नीड होती है, जैसे सपोज आप अपने घर में लाकर आज सब्जी रखते हो, या कोई ऐसा कमोडिटी, कुछ ऐसी थिंग रखते हो जो खराब हो सके, तो आप उसको फ्रिज में रख देते हो, ठंडे एनवायरनमेंट में वो खराब नहीं होगा। अंटार्कटिका में ऑलरेडी आपको वो एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चला के फ्रिज बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये सब चीज हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज एन अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी लोकेटेड नियर द कॉन्कॉर्डिया रिसर्च स्टेशन ऑन द अंटार्कटिका प्लेट्यू। बिल्कुल, अंटार्कटिका प्लेट्यू में यहाँ पर कौन इसको बनाया गया है, वर्ल्ड का पहला आइस वॉल्ट। ये मैप भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है अंटार्कटिका का। दूसरा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू स्टोर आइस कोर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडेंजर्ड माउंटेन्स ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड। यस, इट इज करेक्ट। जो भी इंडेंजर्ड माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, इवन हिमालय और हिमालय के अलावा बाकी जो भी माउंटेन ग्लेशियर्स हैं, वहां पे आइस कोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसको सेव करके वहां रखना है, सो दैट फ्यूचर में भी यूज किया जा सके और रिसर्च किया जाए कि पहले आइस कोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। क्योंकि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के वजह से ग्लेशियर मेल्ट बढ़ता जा रहा है, अब उसे कंट्रोल करना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग इट। सेकंड इज करेक्ट। The facility relies on dedicated geothermal power plant to maintain the sub-zero temperature required for preservation. बिल्कुल, हमें सब जीरो टेम्परेचर चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए, जैसा मैंने तुम्हें फ्रिज वाले एग्जांपल में बताया, पर यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट की जरूरत नहीं है, बिकॉज अंटार्कटिका में नेचुरली ये एनवायरनमेंट हमें मिल जाता है। सो अगेन 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर इस बार ए ओनली 2 होगा। ये ए बी सी डी में क्या ऑप्शन है, ये आप पढ़ के डिसाइड करोगे एग्जाम में। ठीक, चलिए, यही इसका पर्पस था हमारे आइस वॉल्ट का। ये एक टाइप के हार्ड ड्राइव, बैकअप हार्ड ड्राइव के रूप में वर्क करेगा अर्थ के क्लाइमेट हिस्ट्री के लिए, कि किस तरह से अर्थ के क्लाइमेट में पहले कभी आइस कोर का फॉर्मेशन हुआ। राइट, लोकेशन इसका है कॉन्कॉर्डिया रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका प्लेट्यू, एंड इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय फ्रांस एंड इटली। ये भी आप याद रखें कि फ्रांस एंड इटली इसको मॉनिटर करेगा। अभी जो आइस कोर एक्सट्रैक्ट किए गए हैं वो वर्ल्ड के इंडेंजर्ड माउंटेन्स लाइक एल्प्स एंड से कलेक्ट किया गया है। आगे हिमालय की भी स्टडी इसमें होगी, रिमेंबर इट। राइट, आइस मेमोरी फाउंडेशन की जहां तक बात कर ले, तो आइस मेमोरी फाउंडेशन इसका पहला डिपॉजिट मॉन्ट ब्लैंक, जो कि फ्रांस में पड़ता है, इन ग्रैंड गॉम्बिट स्विट्जरलैंड में, वहां से ये डिपॉजिट्स कलेक्ट किए गए थे। अंटार्कटिका को क्यों चूज किया गया है? क्योंकि यहाँ पे नेचुरली डीप फ्रीज, जो रेफ्रिजरेटर वाला एनवायरनमेंट हम कहीं क्रिएट करेंगे वो यहाँ मिलता है, एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी है। ये जो लैंड है ना, इसको इंटरनेशनल ट्रीटी से गवर्न किया जाता है, मतलब यहाँ पे किसी भी कंट्री की मोनोपोली नहीं होगी कि ये किसी कंट्री के टेरिटोरी में आता है। So that's why the research would also be available to all the nations. By the way, one question for you, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? Which research centers India has in Antarctica, in that region? ये मुझे आप मालूम करके कमेंट सेक्शन में बताओगे।
अब हम आते हैं फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक अबाउट एगरवुड. Here you can see that the Union Minister Sri Jyotiraditya Scindia, he laid foundation of around 80 crore agarwood value chain plant for Tripura, which would not only help Tripura but the other northeastern states as well. तो एगरवुड से रिलेटेड एक प्लांट को मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी त्रिपुरा में इनॉग्रेट किया है. त्रिपुरा और असम दोनों के लिए काफी इंपैक्टफुल होगा, राइट, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी. इसलिए हम एगरवुड को आज डिस्कस करते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या, एगरवुड से रिलेटेड, द डार्क एरोमेटिक रेजिन इज ए नेचुरल सेक्रेशन फाउंड इन द हर्टवुड ऑफ द ट्री थ्रू आउट इट्स हेल्दी लाइफ साइकिल. ये जो एगरवुड प्लांट है हम इसको हर्टवुड के नाम से भी बुलाते हैं, या वुड के अंदर से ये मिलता है हमें. बट याद रखिएगा ये इसका नेचुरल सेक्रेशन नहीं है. ये एक टाइप का ना, जब एगरवुड प्लांट को ये लगता है कि कोई फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने वाला है तो उससे बचाव करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करता है, और वही एंटीबॉडी सेक्रेट होकर बाहर आता है रेजिन्स के फॉर्म में, जो काफी एरोमेटिक होता है. दिस इज नॉट अ नेचुरल सेक्रेशन. जैसे सपोज कि आप अभी रूम में बैठे हो और प्री सिक्योर का ये सेशन देख रहे हो, तो आपकी बॉडी में ज्यादा पसीना भी नहीं हो रहा होगा, स्वेटिंग परस्पायरिंग नहीं हो रहा होगा, विंटर सीजन ऑलमोस्ट अभी चल रहा है. तो लेकिन सपोज अचानक से आप पैनिक करने लगे या आपको अचानक से घबराहट हो, तो आपके पैनिक के सिचुएशन में, घबराहट के सिचुएशन में आपके बॉडी पे, आपके सर पे, आपके नाक पर हो सकता है पसीना आने लगे. तो वो सेक्रेशन ना नेचुरल नहीं है, वो उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में होता है. सेम ऐसा ही इस ट्री के साथ है. जब इस ट्री को फंगल इन्फेक्शन का डर होता है, जब फंगस इंक्रीज करते हैं तब सेक्रेशन होता है, और उसी एरोमेटिक रेजिन का हम यूज करते हैं, नेचुरल सेक्रेशन नहीं. सो वन इज रॉन्ग. सेकंड, इट इज अ सब ट्रॉपिकल स्पीसीज नेटिव टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. यस, इंडिया का ये नेटिव स्पीसीज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, विच कैन ग्रो इफेक्टिवली इवन ऑन पुअर सैंडी सॉइल्स. करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. ये स्पेसिफिकेशन याद रखिएगा कि इसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट सॉइल की जरूरत नहीं होती है, पुअर सैंडी सॉइल्स में भी ये स्पीसीज ग्रो कर सकता है. Third, due to its declining population, it is listed as critically endangered on the IUCN Red List. Yes, remember it. जो लोग अभी प्रीसिक्योर पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि IUCN से रिलेटेड स्पीसीज ना सिर्फ फौना एनिमल्स के लिए बल्कि फ्लोरा के लिए भी होती है, और आपको ये याद रखना है करंट अफेयर से. तो ये जो एगरवुड है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में क्लासीफाई है IUCN के रेड लिस्ट में. एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ये रॉन्ग है. साइट्स के अपेंडिक्स 1 नहीं, एक्चुअली साइट्स के अपेंडिक्स 2 में क्लासिफाइड है. ठीक है, तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. पहला पार्ट करेक्ट था, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बट साइट्स के लिए अपेंडिक्स 2. तो दो हमारे लिए इनकरेक्ट हो गए और इस पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, करेक्ट नहीं. आंसर क्या होगा, ओनली 2. ठीक है, ओनली 2, क्योंकि हमें दो स्टेटमेंट्स पूछ रहा था, हाउ मेनी, तो पहला और तीसरा गलत था, इसलिए ओनली 2. तो अब एगरवुड की बात करें, इसको हम औध के नाम से भी बुलाते हैं. आपके घर में जो आप अगरबत्ती यूज करते हो, देखना उसके डिब्बे पे भी कभी कभी लिखा रहता है औध, यूज ऑफ औध. तो एगरवुड जो प्लांट है, यूजुअली ये ऑर्डरलेस होता है, पर इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन इट हैज अ डिफेंस मैकेनिज्म. एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, जो एंटीबॉडीज रेजिन्स के फॉर्म में इसके अपर पार्ट पर आते हैं, जो कि काफी एरोमेटिक होता है, और इसको हम यूज करते हैं अगरबत्ती बनाने में, मेडिसिनल पर्पसेस में, बाकी चीजों में. Recently, the Union Minister Jyotiraditya Scindia had launched a plant in North Fulkabari region, Tripura. North Fulkabari, Tripura. एक चीज देख लेना, अगर आप एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये भी चेक कर लो कि नॉर्थ फुल्काबाड़ी त्रिपुरा असम के साथ क्या बॉर्डर शेयर करता है या नहीं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका होगा ट्री टू परफ्यूम बॉटल, मतलब ट्री से ये जो सेक्रेशन होता है इसको हम परफ्यूम्स के रूप में भी यूज करें, या बाकी हम वुड्स जो हमारा इंसेंस स्टिक होता है वो बनाने के लिए यूज करें. इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी गोलाघाट एंड नॉर्थ त्रिपुरा दोनों रीजन में आपके लिए बनेगी. कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है. इट मींस कि इसका ट्रेड रेगुलेटेड है, इसका ट्रेड किया जा सकता है, प्रोहिबिटेड नहीं है, बस रेगुलेटेड ट्रेड है. रेगुलेटेड मैनर में ट्रेड करना होगा, क्योंकि अनरेगुलेटेड ट्रेड होगा तो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तुरंत खत्म हो जाएगा. इट इज ऑल्सो स्टेट ट्री ऑफ त्रिपुरा, ये भी आपको याद रखना है. बाय द वे, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ असम, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ नागालैंड, ये भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाइए. इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नेटिवली ये ट्री आपको मिलता है. इवन इन पुअर सैंडी सॉइल इट कैन सर्वाइव, मतलब ज्यादा फर्टिलिटी की, ज्यादा फर्टाइल सॉइल की जरूरत नहीं है. ओके, दिस मच यूनिट टू रिमेंबर अबाउट एगरवुड. अब हम आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं. तो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड है. हालांकि इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, पर ये टर्म अगेन इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था. इकोनॉमिक सर्वे प्रशांत सर ने आपको DCA लाइव के सेशन में स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन चैनल में करवाया है, आप वहां से भी देख सकते हो. आज बजट एनालिसिस भी हो चुका है चैनल पर, जाकर डिटेल में आप वो भी देखिए, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे.
दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 रिलेटेड। तो इन दोनों के बारे में पढ़ के आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। कल वाले प्री सिक्योर के सेशन में मैं इन दोनों को फिर से डिस्कस कर लूंगा। सो दिस इज प्री सिक्योर फॉर टुडे। टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।